बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पार्ट 6। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह गौर खान के सफारतकारों को रुखसत करने के बाद अपने लश्कर की तैयारियों में लग गया। उसने अब फिलफौर गौर खान से 3 शहर तिरमज, बुखारा और समरकंद लेने का फैसला कर लिया था। जहां तक बुखारा और समरकंद का ताल्लुक है तो उससे मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं कि चूंकि मावराउल नहर का पूरा इलाका खिता के तुर्कों की हुकूमत में शामिल था, लिहाजा बुखारा और समरकंद भी जो इस्लामी अलूम व फ़नून के मरकज़ थे उनके तहत चले आ रहे थे। और ये खिता के तुर्क ऐसे जालिम और मुसलमानों से नारवा सलूक रखते थे। कुछ मौर्रखीन का यह भी ख्याल है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दौर तक गौर खान मारा जा चुका था और उसकी बेटी हुक्मरान बन गई थी। लेकिन दूसरे मौर्रखीन लिखते हैं कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के ज़माने तक गौर खान बाकायदा जिंदा रहा और सुल्तान से मुकाबला करता रहा। बहरहाल समरकंद और बुखारा दोनों मुसलमानों के शहर थे और गौर खान की तरफ से वहां हाकिम भी मुसलमान थे। उन दोनों शहरों में अवाम की गालिब अक्सरियत भी मुसलमान थी। इसके बावजूद दोनों शहरों के मुसलमानों से सख्त गैर हमदर्दाना सलूक किया जाता था। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि बुखारा का हाकिम कमज़ोर और इब्नुल वक्त किस्म का आदमी था। बजाय उसके कि अपने हम मजहबों के दुख दर्द में शरीक होता, उल्टा अपने जालिम आकाओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को सताना और दुख देना अपना फर्ज ऐन ख्याल करता था। उन हालात में वहां के मुसलमानों की नजरें सुल्तान अलाउद्दीन पर लगी थी। कई खुफिया पैगाम भी सुल्तान तक पहुंचे और कई वफद भी सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए कि वो खिता के तुर्कों से उनको निजात दिलाए। जहां तक समरकंद के मुसलमान हाकिम उस्मान खान का ताल्लुक है, उससे मुतलिक मौर्रखीन का कहना है कि अगरचे वो भी तुर्कान खिता के मातहत था, लेकिन बुखारा के हाकिम की निस्बत वो किसी कदर हमदर्द, रहमदिल और मुसलमानों का खैर ख्वाह था। उससे अपने हम मजहबों की जिल्लत रुसवाई नहीं देखी जाती थी। वो भी खुफिया तौर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से राब्ता कायम रखे हुए था। उस्मान खान भी सुल्तान अलाउद्दीन को अपने इलाकों के हालात से बाखबर रखता और लश्कर कशी के लिए बाकायदा उकसाता रहता था। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की हालत अपनी ममलुकत में मजबूत और मुस्तहकम ना हुई थी कि जिसकी बिना पर वो भीड़ों के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मामले को टालता चला आ रहा था। अब जब सुल्तान अलाउद्दीन ने गौर खान के सफीर को कत्ल कर दिया और साथ ही मावराउल नहर के मुसलमानों का इसरार हद से बढ़ गया कि सुल्तान खिता के तुर्कों से उन्हें निजात दे, तब सुल्तान ने मुनासिब समझा कि वो खिता के तुर्कों से जरूर टकराएगा और उनसे अपने 3 शहर जरूर वापस लेगा। अब सुल्तान के लिए मसला यह था कि तिरमज शहर तो उसका अपना था जो उसने गौर खान को दिया था, उसको वापस लेने का वो तहिया कर चुका था। बुखारा का मुसलमान हाकिम गौर खान का सख्ती से तरफदार था। जहां तक समरकंद के हाकिम उस्मान खान का ताल्लुक है तो वो हमदर्द और रहमदिल जरूर था, लेकिन मुतलव्विन मिजाज भी था। किसी एक मामले पर मुस्तकिल रहते हुए काम करने का आदी ना था। उन हालात को सामने रखते हुए सुल्तान ने पहले अपनी ममलुकत में कुछ तकर्रुरियां की ताकि गौर खान से टकराते हुए ममलुकत के अंदर इस्तेहकाम हो, अमन रहे। उस सिलसिले में उसने ताजुद्दीन अली शाह को तबरिस्तान और जरजान का हाकिम मुकर्रर किया, किरतक को निशापुर का अमीर, चलतक को मदीनातुल खान का, खरमील को हिरात का बंदोबस्त सपुर्द किया। अमीनुद्दीन अबू बकर जो बेहतरीन सालार था उसे वक्ती तौर पर जोजन के इलाके का हाकिम तो मुकर्रर कर दिया था, लेकिन उसकी तरफ से किसी और शख्स को जोजन रवाना कर दिया गया था और अमीनुद्दीन अबू बकर को सुल्तान ने लश्कर ही में रख लिया था। उन सारे इंतजामात से फारिग होने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने लश्कर को तरतीब दिया। उसके बाद वो अपने मरकजी शहर ख्वारज़म से निकला और तिरमज शहर का रुख किया था। दूसरी तरफ गौर खान को अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा घमंड था, इसमें कोई शक नहीं। उसकी सल्तनत बड़ी वसी थी। एक तरफ उसके इलाके सहराए गोबी को मस करते थे, दूसरी तरफ मावराउल नहर का तकरीबन सारा ही इलाका उसकी अमलदारी में था। उसके पास अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से कहीं बड़ी अस्करी कुव्वत थी। इस बिना पर जब उसे अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की पेशकदमी की खबर मिली तो उसने उस पेशकदमी को कोई अहमियत ना दी। उस मौके पर गौर खान ने 2 कदम उठाए। पहला ये कि एक लश्कर उसने तिरमज शहर के नवाह में मुतय्यन किया, एक और लश्कर को उसने अपने एक तजर्बाकार सालार की सरकर्दगी में देते हुए उसे मुकदमतुल जैश का नाम दिया और उसी मुकदमतुल जैश को उसने रवाना किया ताकि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की राह रोके। गौर खान ये ख्याल किए हुए था कि उसने अपने जिस लश्कर को मुकदमतुल जैश का नाम दिया है
वो लश्कर ही अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को शिकस्त देकर मार भगाएगा और जो लश्कर उसने तिरमज शहर के नवाह में मुतय्यन किया है उसके जंग में हिस्सा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। गौर खान के तकब्बुर और गरूर का यह आलम था कि उसने अपने लश्करियों के सिपह सालार आला को भी अपने मरकजी शहर अखलात ही में रखा और कुछ दूसरे सालारों के तहत 2 लश्कर तरतीब देकर एक को तिरमज में मुकीम किया, दूसरे को मुकदमतुल जैश का नाम देकर ख्वारज़म शाह पर हमलावर होने के लिए रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी गौर खान जैसा ही कदम उठाया। उसे जब उसके मुखबिरों ने इतला दी कि गौर खान 2 लश्करों को हरकत में लाया है, एक लश्कर उसने तिरमज में मुतय्यन कर दिया है, दूसरे को मुकदमतुल जैश का नाम देकर सुल्तान पर हमलावर होने के लिए रवाना किया है, तब उसने भी अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा करके उसे मुकदमतुल जैश का नाम दिया, उसका सालार और कमांडार शहाबुद्दीन मसूद को बनाया, मंसूर को उसके तहत किया और उन्हें गौर खान के मुकदमतुल जैश पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान के मुकदमतुल जैश एक दूसरे से टकराने के लिए आंधी और तूफान की तरह एक दूसरे की तरफ बढ़े थे। दोनों मुकदमतुल जैश आखिरकार एक दूसरे की राह रोके खड़े हुए। खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान ने तो अपने मुकदमतुल जैश को इसलिए रवाना किया था कि वो सुल्तान अलाउद्दीन से टकराएगा और उसे शिकस्त देकर मार भगाएगा, इसलिए कि उसे अपनी ताकत और कुव्वत का बड़ा घमंड था। वो अपने मरकजी शहर अखलात में अपने अजीज़ो अकारिब के अलावा अपने बड़े बड़े सालारों के साथ बिल्कुल मुतमईन था और उसे यकीन था कि जो मुकदमतुल जैश उसने सुल्तान अलाउद्दीन पर हमलावर होने के लिए रवाना किया है वो जरूर सुल्तान को शिकस्त देकर उसे ख्वारज़म की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर देगा। जब दोनों मुकदमतुल जैश एक दूसरे के सामने आए तब वक्त की आंख ने देखा गौर खान के मुकदमतुल जैश की तादाद बहुत ज्यादा थी। जिस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराने की खातिर अपनी सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे, शहाबुद्दीन ने सबसे पहले अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। फिर जंग की इब्तिदा से पहले वो मंसूर को मुखातिब करके कहने लगा, मंसूर मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं कि गौर खान के मुकदमतुल जैश की तादाद हमसे ज्यादा है, लेकिन हमने उनकी अददी फोकियत को कोई हैसियत नहीं देनी। लश्कर के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा मेरे तहत, दूसरा तुम्हारी कमानदारी में काम करेगा। अपने हिस्से के लश्करियों को बता देना कि गौर खान के मुकदमतुल जैश की अददी फोकियत से हरगिज मरूब ना होना मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो ये खिता के तुर्क हमारे सामने ज्यादा देर ठहर ना सकेंगे। जहां तक खिता के तुर्कों का ताल्लुक है तो किसी भी सूरत ये हम पर फोकियत नहीं रखते। जहां ये तुर्क हैं हम भी तुर्क हैं। हमें इन पर फोकियत ये है कि हम मुसलमान हैं और किसी खास मकसद के सामने रहते हुए दुश्मनों से जंग करते हैं। लिहाजा मेरा दिल कहता है कि इस टकराव में कामयाब हम ही रहेंगे। शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मंसूर मेरे अजीज भाई, अब मैं और तुम अपने अपने हिस्से के लश्करियों को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा पहले ही मेरे और तुम्हारे पास होगा, जो मजीद 2 हिस्से बनाएंगे, उन्हें अपने छोटे सालारों की कमानदारी में रखेंगे। नए हिस्से को जो मेरे लश्कर से उठेगा उसे मैं अपने बाएं जानिब और तुम उस हिस्से को अपने दाएं जानिब रखना। इस तरह जो हिस्से छोटे सालारों की कमानदारी में होंगे वो हम दोनों के दरमियान रहेंगे। अब हमारा जंग का तरीकाकार कुछ इस तरह होगा कि पहले पूरी ताकत और कुव्वत से दुश्मन से टकराएंगे। दुश्मन चूंकि हम पर अददी फोकियत रखता है, मेरा ख्याल है सफ़ें दुरुस्त करते ही वो जंग की इब्तदा करेगा और हम पर हमलावर होने में वो पहल करेगा। कुछ देर तक चारों गिरोह डटकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। उसके बाद दोनों छोटे सालार जो मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगे वो कुछ इस तरह पीछे हटना शुरू होंगे गोया वो गौर खान के लश्करियों का दबाव बर्दाश्त ना कर सके हों। इस तरह मेरे और तुम्हारे दरमियान एक खला पैदा हो जाएगा। उस खला को पुर करने के लिए यकीनन गौर खान के लश्करी उन खला में दाखिल हो जाएंगे और हमारे छोटे सालारों ने अपने लश्करियों को पीछे ले जाते हुए जो खासा बड़ा खला पैदा कर दिया होगा। जब मेरे भाई तुम देखो कि वो खला दुश्मन के लश्करियों से भर गया है तो तब तुम एकदम अपना रुख पलटना और दाएं जानिब हमलावर हो जाना। उसी मौके पर मैं भी अपने अंदर एक तब्दीली करूंगा और बाएं जानिब हमलावर हो जाऊंगा। इस तरह दुश्मन का वो लश्कर जो हमारे 2 छोटे सालारों के ताक़ुब में हम दोनों के अंदर तक घुस आया होगा, उसकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। उसे हम लोग मौत के घाट उतार कर रख देंगे। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, मंसूर मेरे भाई, जो कुछ मैंने कहा है ये आखिरी नहीं है। रद्दोबदल करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, इसलिए कि तुम एक उम्दा सालार हो और जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए वैसे भी कोई अच्छी और उम्दा दलील ला सकते हो। मंसूर मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे पास फिल वक्त इससे उम्दा और अच्छी तजवीज नहीं है, सो इसी पर अमल करके देखते हैं। उसके साथ ही दोनों अपने हिस्से की तरफ गए, अपने अपने हिस्से के लश्कर के मजीद हिस्से किए।
उसके बाद अपने अपने हिस्से के सामने खड़े होकर वो दुश्मन के हमलावर होने का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद जंग की इब्तदा खिता के तुर्कों के सालारों ने की। खिता के तुर्क चूंकि अपने आप को कुव्वत व अजमत की पुरशिको अलामत ख्याल करते थे, लिहाजा जंग की इब्तदा करने का फैसला उन्होंने किया। इस तरह खिता के तुर्क हमलावर होने के लिए पहल करने में आगे बढ़े। देखते ही देखते खिता के तुर्क मुसलमानों पर होशो दानिश से महरूम साजिशी अनासिर की तरह टूट पड़े थे। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन और मंसूर ने पहले तूफानी अंदाज में तकबीरें बुलंद की, फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी अना की आग, कज़ा के तूफान, मौजों के पेचोताब किसी सरफरोशी और जाकशी सफ दर सफ निकलती सरकश तुगयानियों और इंकलाबी तूफानों की तरह हमलावर हो गए थे। दोनों लश्करियों के टकराने से मैदान जंग के अंदर सुलगती सांसें तमाम होने लगी थी। लम्हे खून आलूद होना शुरू हो गए थे, सातें गुबार उड़ाने लगी थी। हर कोई दूसरे के दर पे हो गया था। कुछ देर तक घमसान का रन पड़ता रहा। इस दौरान गौर खान के सालार किसी कदर मायूसी का शिकार हुए, इसलिए कि वो तो उम्मीद लगाए हुए थे कि वो चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा सुल्तान का जो लश्कर उनके सामने आया है वो चंद लम्हे भी उनके सामने ना ठहर सकेगा। लेकिन जब उस लश्कर ने उनके हमलों को रोकते हुए जवाबी कार्रवाइयां भी करनी शुरू की, तब गौर खान के सालारों को किसी कदर मायूसी का सामना करना पड़ा था। ऐन उसी लम्हे गौर खान के लश्करियों को उम्मीद की किरण दिखाई थी और उन्हें ये यकीन होने लगा कि अब उनकी फतह व कामयाबी यकीनी है। इसलिए कि शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों के दरमियान जो छोटे छोटे लश्कर दो छोटे सालारों की कमानदारी में थे, वो पीछे हटने लगे और जाहिर उन्होंने ऐसे किया था कि गोया वो गौर खान के लश्करियों के दबाव को बर्दाश्त ना कर सके हों। गौर खान के सालारों ने जब देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर का वस्ती हिस्सा पीछे हटना शुरू हो चुका है, तब उन्हें अपनी कामयाबी की झलक दिखाई दी। उन्होंने फैसला किया कि मजीद जोरदार हमले किए जाएं ताकि मजीद वक्त जाया ना हो और अपनी फतह को यकीनी बना दिया जाए। उस सूरत हाल में शहाबुद्दीन और मंसूर ने भी कदम उठाया और उन्होंने अपने दरमियान फासला और ज्यादा कर लिया था। उस सूरत हाल से गौर खान के सालारों और लश्करियों ने फायदा उठाना शुरू किया और वह मंसूर और शहाबुद्दीन के दरमियान बनने वाले खला में घुसते हुए अपने सामने पसपा होने वाले अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्करियों पर टूट पड़े थे। जब मंसूर और शहाबुद्दीन के दरमियान पैदा होने वाला खला भर गया, तब बड़ी तेजी से तब्दीली रोनमा हुई। एकदम तकबीरें बुलंद करते हुए शहाबुद्दीन ने बाएं जानिब और मंसूर ने बड़ी तेजी से अपने दाएं जानिब हमले शुरू कर दिए थे। यह हमला ज्यादा देर न रहा। बहुत जल्द शहाबुद्दीन और मंसूर ने अपने दोनों लश्करियों के दरमियान घुस आने वाले गौर खान के लश्करियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके रख दिया था। मैदान जंग के अंदर अब जहां तक निगाह काम करती थी, गौर खान के लश्करियों की लाशें बिखर गई थी। गौर खान के सालारों ने जब देखा कि मुसलमानों के सालारों ने उनके साथ धोखा और फरेब किया है और उनके लश्कर के एक बहुत बड़े हिस्से को उन्हें बीच में लाकर उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया है, तब उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने लश्कर में कुछ तब्दीलियां करके पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हमलावर होना शुरू किया, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। उस टकराव के नतीजे में मजीद बेशुमार और अनगिनत लश्करी मारे गए, जिसके नतीजे में गौर खान के सालार मायूस हो गए और हर शय को अपने पीछे छोड़ते हुए शिकस्त को कबूल करते हुए भाग खड़े हुए। शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों ने अपने लश्कर के साथ वहां कयाम कर लिया था। मरने वालों की तदफीन के अलावा अपने जख्मियों की उन्होंने बेहतरीन देखभाल की। गौर खान का लश्कर जो सामान छोड़कर भागा था, उस पर भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो वहीं कयाम करके सुल्तान की आमद का इंतजार करने लगे थे ताकि मुत्तहिदा लश्कर तिरमज का रुख करे। जोजन अपने कमरे में बैठी थी कि उसकी छोटी बहन कैरिश उसके कमरे में दाखिल हुई और आगे बढ़कर वो जोजन के पहलू में बैठ गई थी। जोजन कुछ देर तक उसके चेहरे का जायजा लेती रही, फिर कहने लगी, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। क्या हमारे शहर में कोई नई खबर आई है? जवाब में कैरिश मुस्कुराई और कहने लगी, जोजन मेरी बहन, अक्सर तुम्हारी क़ियाफ़ा शनासी सही हो जाती है। शहर में वाकई नई खबर आई है और नई खबर यह है कि हमारे लश्कर के एक हिस्से को शिकस्त हुई है। ये खबर अभी अभी बाबा के पास कुछ मुखबिर लेकर आए हैं। बाबा ने गलती की थी कि दो लश्करों को एक काम दिया था। एक लश्कर को तिरमज की हिफाजत के लिए तिरमज के नवाह में छोड़ा, दूसरे लश्कर को मुकदमतुल जैश का नाम देकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होने के लिए रोका। अब हैरत की बात यह है कि सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ हमारे मुकदमतुल जैश का मुकाबला नहीं किया। हालांकि हमारे मुकदमतुल जैश की बहुत बड़ी तादाद थी। मुसलमानों के सुल्तान ने अपने सालार शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर दोनों को अपने लश्कर का एक हिस्सा देकर अपने आगे आगे रवाना किया और उस लश्कर का नाम भी उसने मुकदमतुल जैश ही रखा। फिर मेरी बहन, खुले मैदानों में दोनों लश्कर आपस में टकराए
जो इतलात मुखबिर बाबा के पास लेकर आए हैं उनके मुताबिक शहाबुद्दीन के लश्कर की तादाद बहुत कम थी, जबकि उसके मुकाबले में हमारा लश्कर बहुत बड़ा था। इसके बावजूद शहाबुद्दीन ने हमारे मुकदमतुल जैश को बदतरीन शिकस्त दी है। मुकदमतुल जैश की अक्सरियत को शहाबुद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया है और वो अब हमारे लश्कर की हर चीज पर कब्जा करके अपने सुल्तान के साथ तिरमस शहर की तरफ बढ़ेगा। यहां तक कहने के बाद कैरी शुरू की, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, जोजन मेरी बहन, ये तो वो नई खबर है जो हमारे शहर में आई है। वैसे नई नहीं है, इसलिए कि जिस वक्त बाबा ने मुकदमतुल जैश को मुसलमानों के सुल्तान को मार भगाने के लिए उसे रवाना किया था, उसी वक्त ही मुझे शक और वहम हो गया था कि मुसलमान हमारे उस मुकदमतुल जैश को बदतरीन शिकस्त देंगे। इसके बावजूद हमारे घमंड और तकब्बुर का ये आलम है कि इस वक्त हमारे सारे बड़े बड़े सालार अपने मरकजी शहर अखलात में कायम किए हुए हैं। उनमें से कोई भी लश्करियों की दिलजोई या उनका हौसला बढ़ाने के लिए तिरमस नहीं गया। यहां तक कि बाबा भी यही कायम किए हुए हैं, जबकि मुसलमानों का यह आलम है कि उनका जो लश्कर तिरमस पर हमलावर होकर तिरमस पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, उस लश्कर की सिपह सालारी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खुद कर रहा है। इस पर मुस्तजाद ये कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सारे बड़े बड़े और नामी गरामी सालार उस लश्कर में शामिल हैं। अब मुझे अंदेशा है कि हमारे मुकदमतुल जैश को तो शिकस्त हो गई है, अगर तिरमस शहर में हमारा जो लश्कर इस वक्त पड़ाव किए हुए हैं उसे भी सुल्तान अलाउद्दीन ने शिकस्त दे दी तो फिर आने वाले दौर में हमें अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हाथों सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तिरमस के नवाह में हमारा लश्कर मात खा गया तो तिरमस के बाद बुखारा और समरकंद को फतह करने में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को कोई ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। कैरिश जब खामोश हुई तब किसी कदर तफक्कुरात का इजहार करते हुए जोजन कहने लगी, कैरिश, मेरे और तुम्हारे इस तरह फिक्रमंद होने और परेशानी का इजहार करने से क्या होता है, जब बाबा खुद ही अपने बड़े बड़े सालारों को अपने पास रोके हुए हैं और चंद छोटे सालारों को लश्कर देकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया है, तो शिकस्त तो हमारा मुकद्दर बनेगी ही। शायद हमारे बाप को इस जोम, इस घमंड ने अना परस्ती पर मजबूर कर दिया है कि उसकी सल्तनत बड़ी वसी है, उसके पास अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से कहीं ज्यादा और बड़ी कुव्वत है। लेकिन मुसलमानों में यह खास सिफत है कि छोटे छोटे लश्करियों से भी अपने से कई गुना बड़े लश्करियों को शिकस्त देने का हुनर जानते हैं। यही हाल कहीं हमारी सरजमीनों में ना हो जाए। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, कुछ सोचा, फिर उसकी आवाज गूंजी, अच्छा कैरिश, इस मौजू को बंद करो, एक और मौजू पर भी मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश चौंकी, गौर से जोजन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, मैं भी एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। यह मौजू तो जेर बहस इसलिए आ गया कि थोड़ी देर पहले मुखबिर आए और उन्होंने अपने मुकदमतुल जैश की शिकस्त की खबर दी। दूसरे मौजू पर जो मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो इंतहाई अहम है, बल्कि मैं यूं कह सकती हूँ कि उसका ताल्लुक मेरी जाती जिंदगी से है। कैरिश के उन अल्फाज पर जोजन भी चौंकी, कहने लगी, अजीब इत्तेफाक है कि जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो भी तुम्हारी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखता है। जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश खुश हो गई थी, कहने लगी, अगर ये बात है तो फिर कहो तुम किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हो। जोजन ने हल्की सी एक चपत कैरिश के गाल पर लगाई और कहने लगी, यूं नहीं, पहले तुम कहो क्या कहना चाहती हो, इसके बाद मैं अपनी मंसूबाबंदी का तुम पर इजहार करूंगी। जवाब में कैरिश ने पहले अपना गला साफ किया। उस मौके पर उसकी आंखों में मुस्कुराहट और चेहरे पर इत्मीनान था। कुछ देर तक वो उसी कैफियत में जोजन की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, जोजन मेरी बहन, मैं चाहती हूं कि मैं और तुम दोनों बाबा के पास जाएं। उससे इल्तिमास करती हैं कि मुसलमानों के हाथों ये जो हमारे मुकदमतुल जैश को शिकस्त हुई है तो इसके बड़े मनफी असरात उस लश्कर पर मुरत्तब होंगे जो इस वक्त तिरमस के नवाह में पड़ाव किए हुए हैं। मैं और तुम दोनों मिलकर इस बात पर बाबा को कायल करती हैं कि हम दोनों बहनें उस लश्कर की तरफ जाती हैं जो तिरमस में कयाम किए हुए हैं। बाबा से यह भी कहें कि हमारे साथ वो कुछ हिफाजती दस्ते रवाना कर दे। यहां तक कहने के बाद कैरिश रुकी, फिर अपनी बात को बढ़ाती चली गई थी। जोजन, उस मौके पर बाबा हम दोनों से यह भी पूछ सकते हैं कि आखिर हम किस मकसद के तहत अपने उस लश्कर में शामिल होना चाहती हैं जो तिरमस के नवाह में पड़ाव किए हुए हैं। तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि बाबा अपने मुकदमतुल जैश के शिकस्त खाने से लश्करी बददिल हो चुके हैं। लिहाजा जब वो हम दोनों बहनों को लश्कर के अंदर देखेंगे तो उनके हौसले फिर पुख्ता और उनके इरादे फिर मजबूत हो जाएंगे और वो पहले की निस्बत ज्यादा इस्तेहकाम और जवामर्दी से मुसलमानों का मुकाबला कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बाबा को जब हम ये वजह पेश करेंगे तो वो हम दोनों बहनों को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ तिरमस जाने की इजाजत दे देंगे और हम अपने लश्कर में कयाम करेंगे। कयाम के दौरान
यहाँ तक कहते कहते कैरिश को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जोजन ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। कई बार उसका चेहरा चूमा, फिर कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, तुमने वो कुछ कह दिया जो मैं ना कहना चाहती थी। तुमने मेरे लाशऊर और शऊर दोनों में उठने वाले ख्यालात को चुरा लिया है। जहां तक तुम कह चुकी हो, इससे आगे मैं कहूं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी अजीज बहन, उस लश्कर में पड़ाव के दौरान हम दोनों कोशिश करेंगी कि कोई ऐसी राह निकल आए जिसके जरिए तुम्हारी और शहाबुद्दीन मसूद की मुलाकात हो जाए और तुम उस पर अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सको। एक बार तुम्हारा उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उसे ये तो खबर होनी चाहिए कि अखलात की कोई लड़की भी उसे पसंद करती है, ताकि वो तुम्हारी तरफ तवज्जो दे सके। क्या यही तुम कहना चाहती थी? कैरिश खुश हो गई थी। जब उसने इस बात में सर हिलाया, तब जस्त लगाते हुए जोजन उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अगर ये बात है तो फिर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, चलो बाबा के पास चलती है। कैरिश भी फौरन उठ खड़ी हुई। जब वो दोनों उस कमरे से बाहर आईं तो खुश हो गई, इसलिए कि उन्होंने देखा कि गुलाम गर्दिश में उनका बाप गौर खान और उनकी माँ दोनान कुछ गुलामों को हिदायत दे रहे थे। गौर खान ने जब अपनी दोनों बेटियों को तेज तेज चलते हुए अपनी तरफ आते देखा तो गुलामों को उसने फारिग कर दिया, फिर अपनी दोनों बेटियों का इंतजार करने लगा। दोनों उसके करीब गईं, फिर जोजन गौर खान को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, हम आपसे इल्तमास करने के लिए आई हैं। साथ ही हम दोनों की ये भी इल्तिजा है कि जो कुछ हम कहना चाहती हैं उसे टालिएगा नहीं। गौर खान ने शफकत आमेज अंदाज में बारी बारी दोनों बहनों की तरफ देखा, फिर कहने लगा, लगता है मेरी दोनों बेटियां आपस में सलाह व मशवरा करने के बाद हमारे पास आई हैं। बहरहाल कहो तुम दोनों क्या कहना चाहती हो। अगर तुम दोनों ने अच्छी बात की तो तुम्हारा कहा टालूंगा नहीं। इस पर जोजन किसी कदर मुतमईन अंदाज में कहने लगी, बाबा, थोड़ी देर पहले कैरिश ने मुझे इत्तला दी है कि आपने जो मुकदमतुल जैश मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था, उसे शिकस्त हुई है। लिहाजा हमारे मुकदमतुल जैश की उस शिकस्त से उस लश्कर पर भी बुरे असरात पड़ेंगे जो इस वक्त तिरमज शहर के नवाह में कयाम किए हुए हैं। उस शिकस्त से हमारे वो लश्करी बददिली और बदनज़मी का शिकार होंगे। मैं और कैरिश ने आपस में मशवरा किया है कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे इल्तजा करें कि हम दोनों बहनों को इजाजत दें कि हम यहाँ से चंद मुसल्लह दस्तों के साथ अपने उस लश्कर के साथ जाकर शामिल हो जाएं जिसने तिरमज के नवाह में कयाम किया हुआ है। बाबा, बेफिक्र रहें, घबराइएगा नहीं। हम अमली तौर पर जंग में हिस्सा नहीं लेंगी। हमारा लश्कर के अंदर मौजूद रहना ही लश्करियों की खुद एतमादी में इजाफे का बायस बन जाएगा। जब लश्करियों को ये एहसास होगा कि अगर उनका बादशाह या उनके सालारे आला उनके अंदर मौजूद नहीं है तो कम अज कम हमारे बादशाह की दो बेटियां तो हमारे अंदर मौजूद हैं। लिहाजा हमारी मौजूदगी की वजह से हमारे लश्करी ज्यादा पुरजोश होकर और ज्यादा इस्तकलाल के साथ हमलावरों का मुकाबला कर पाएंगे। यहां तक कहने के बाद जोजन जब खामोश हुई तब तफक्कुर भरे अंदाज में गौर खान कहने लगा, लेकिन गौर खान लेकिन ही कहने पाया था कि जोजन ने फिर उसकी बात उचकली, कहने लगी, बाबा, लेकिन का मतलब है आप हमारी बात टालना चाहते हैं, जबकि मैंने आते ही आपसे गुजारिश की थी कि हमारा कहा टालिएगा नहीं। गौर खान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अगर तुम दोनों बहनों के यही इरादे हैं तो मैं तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक करता हूं। उस मौके पर गौर खान की बीवी और कैरिश और जोजन की मां ने भी उससे इत्तेफाक किया था। अपने बाप के उस फैसले से जोजन और कैरिश दोनों खुश हो गई थी। फिर बाद में कुछ मुसल्ला दस्ते तैयार किए गए। इस दौरान जोजन और कैरिश ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद उन्हीं मुहाफिज दस्तों के साथ दोनों बहनें तिरमज की तरफ कूच कर गई थी। तिरमज शहर के नवाह में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए थे। सुल्तान ने अपने लश्कर को हस्बे साबिक 3 हिस्सों में तकसीम किया था। वस्ती हिस्से में सुल्तान खुद रहा। अपने साथ नायब की हैसियत से उसने अपने मामू अमीर मलिक को रखा था। दाएं हिस्से की कमानदारी शहाबुद्दीन मसूद कर रहा था। मंसूर उसके नायब की हैसियत से उसके साथ था। बाएं जानिब की सालारी अमीनुद्दीन अबू बकर के पास थी और कस्तक उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था। दोनों लश्करियों ने जब अपनी सफ़ेद दुरुस्त कर ली तब शहाबुद्दीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। शायद इससे पहले वो सुल्तान के साथ अपना मामला तय कर चुका था और उसके मुताबिक वो हरकत में आया। अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए शहाबुद्दीन दोनों लश्करियों के दरमियानी हिस्से में आया। अपनी बराहना तलवार और ढाल दोनों उसने फिजा में बुलंद की और फिर गौर खान के लश्कर की तरफ मुंह करते हुए फिर बुलंद आवाज में कहने लगा, गौर खान के लश्करियों, मैं शहाबुद्दीन मसूद, वही शहाबुद्दीन जो इससे पहले तुम्हारे बादशाह गौर खान के दरबार में उसके भतीजे बेदू खान को तेग जनी के मुकाबले में शिकस्त दे चुका हूँ। मैं ही वो शहाबुद्दीन हूँ जिसने दरियाए आमू के बाएं किनारे बेदू खान और फिर उसके भाई का एक जंग के दौरान सर काटा। मैं ही वो शहाबुद्दीन हूँ जिसने तुम्हारे बादशाह गौर खान की बेटी को असीर बना लिया था।
मैं तुम लोगों को इनफिरादी मुकाबले की दावत देता हूं। तुम में से कोई ऐसा है जो अपने लश्कर से निकलकर मेरे साथ इनफरादी मुकाबले करे? उस मौके पर शहाबुद्दीन ने अपने नए खोद से अपना चेहरा भी ढांप रखा था, लिहाजा उसके चेहरे से उसे पहचाना नहीं जा सकता था। गौर खान के लश्कर में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। कोई भी इनफिरादी मुकाबले के लिए बाहर न आया। यहां तक कि शहाबुद्दीन ने दूसरी बार इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा। इस बार भी कोई मुकाबले के लिए नहीं निकला। तो तीसरी बार शहाबुद्दीन ने जब ललकारा, तब गौर खान के लश्कर से एक सवार स्याह घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से निकला। वो पूरी तरह लोहे में गर्क था। शहाबुद्दीन की तरह उसने भी अपना चेहरा अपने आहनी खोद से ढांप रखा था। उसके हाथ में बराहना तलवार और ढाल थी। अपने स्याह घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ गौर खान का वो लश्करी शहाबुद्दीन के करीब आया। शहाबुद्दीन अपने घोड़े पर सवार एक जगह खड़ा था, जबकि वो सवार शहाबुद्दीन के गिर्द 2-3 चक्कर लगाने के बाद उसके सामने आन रुका। फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसे देखते हुए शहाबुद्दीन दंग रह गया था। वो कैरिश थी। शहाबुद्दीन कुछ देर तक अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरत और ताज्जुब के आसार भी थे। फिर कैरिश को मुखातिब करके कहने लगा, गौर खान की बेटी, क्या तुम्हारे लश्कर में कोई जवां मर्द, कोई ऐसा तेगजन नहीं है जो इनफिरादी मुकाबले में मेरे सामने आता? तुम्हें इन्होंने क्यों मौत का ईंधन बनाने के लिए यूं मेरे साथ इनफिरादी मुकाबला करने के लिए भेज दिया है? शहाबुद्दीन के खामोश होने पर हल्के हल्के तबस्सुम में कैरिश कहने लगी, पहले आप अपने चेहरे से अपना नकाब हटाएं ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप ही शहाबुद्दीन हैं। इसके बाद मैं आपसे वो कुछ कहूंगी जो कहना चाहती हूँ। तहम मैं आप पर यह इंकशाफ कर दूं कि मैं आपसे इनफिरादी मुकाबला करने के लिए मैदान में नहीं उतरी। शहाबुद्दीन ने अपने चेहरे से नकाब उठाया। कैरिश ने देखा, तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। शहाबुद्दीन ने फिर अपने चेहरे पर अपने आहनी खोद का नकाब डाल दिया था। कैरिश ने भी ऐसा कर लिया था। फिर कैरिश की गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई दी थी, मोहतरम शहाबुद्दीन, आपको गलतफहमी और धोखा हुआ है। मैं आपसे इनफरादी मुकाबला करने के लिए नहीं आई। दरअसल असीरी के बाद मुझे कहीं भी आपसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। जिस वक्त आपने मुझे दरियाए आमू के पुल के करीब रुखसत किया था, उस वक्त भी आपके साथ आपके बहुत से साथी थे। लिहाजा उस वक्त भी मैं जो कहना चाहती थी ना कहने पाई। जो कुछ मैं कहना चाहती थी उसके लिए वो मौका और वक्त हासिल ना था। अब जो आपके खिलाफ इनफरादी मुकाबला करने के लिए कोई नहीं उतरा, तो मैंने इस मौके से फायदा उठा लिया। बज़ाहिर तो मैं अपने लश्कर को यही तासुर देकर निकली हूं कि मैं इनफरादी मुकाबले के लिए उतर रही हूं, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि मैं गौर खान की बेटी कैरिश आपसे मोहब्बत करती हूं, आपकी जिंदगी की साथी बनने की ख्वाहिश रखती हूं। मेरे ख्याल में आप मेरी इस पेशकश को ठुकराएंगे नहीं। कैरिश के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन ने हल्का सा एक कहकहा लगाया। कुछ देर गौर से कैरिश की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, गौर खान की बेटी, ये भी तूने खूब कही। तुम जैसी लड़कियां जो मर्दों की जिंदगी को दोज़ख नुमा बनाने का हुनर जानती हैं और लम्हों के अंदर बेलगाम हो जाती हैं, मैं ऐसी लड़कियों के सामान्य शौक और तुगयाने ज़ौक़ में आने वाला शख्स नहीं हूं। बीबी, अगर मुझे बातों में लगाकर धोखा दही से मुझ पर हमलावर होना चाहती हो तो याद रखना, इसमें तुम्हें नाउमीदी का सामना करना पड़ेगा। मुझे धोखा दोगी तो याद रखना, तुम्हें अपने चारों तरफ हिरास व वहशत के सिवा कुछ दिखाई ना देगा। गौर खान की बेटी, तुम जैसी लड़कियां जो आदाब मुआशरत और अकायद व नजरियात से बिल्कुल आरी होती हैं, वो दूसरों को अपनी मोहब्बत का फरेब देकर मुफलसी के गिरदाब की तरह बेवुकत व बेनसीब, बेशर्फ व बेतौकीर कर सकती हैं। वफा करना नहीं जानती। तुम जैसी लड़कियां हिजर की स्याह रात में दरमानदा व गैरमानदा और हिरमान नसीब तो बना सकती हैं, लेकिन किसी से खलूस पर मबनी पायदार मोहब्बत नहीं कर सकती। गौर खान की बेटी, अगर तुम ये ख्याल करती हो कि मुझे धोखे और फरेब में मुब्तला कर लोगी, तो ये तुम्हारा वहम और तुम्हारी फरेब नज़र है। तुम्हारा ये जमाल व जज्ब, तुम्हारी खूबसूरती का ये सहर व इंतजाब और तुम्हारे हुस्न की ये रंगो निगहत मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। लिहाजा मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे अपनी मोहब्बत का फरेब देने की कोशिश मत करना। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर कैरिश तारीक लहद जैसी गमजदा होते, माहो अंजुम सी अफसुरदा और कहकशां की उजड़ी मांग जैसी मलूल होकर रह गई थी। कुछ सोचा, फिर इंतहाई गमजदा आवाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आप मेरे मुतालिक गलत अंदाजा लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कभी मैं आपके लिए शराबों की वुसअत में भटकता एक होलनाक लम्हा थी, लेकिन अब इंकलाब ने उसमें एक तब्दीली कर दी है। अब आपके लिए मेरी मोहब्बत खुद फरामोश बहवियत और बेगरज इन्हिमाक से भी ज्यादा गहरी और पुरखलूस है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने पूरे इस्मो जिस्म, अपने नफ्सो नब्ज की गहराइयों से आपको चाहने लगी हूँ। मैं नहीं जानती कि इस सिलसिले में मैं कैसे आपको अपने जज्बात का एहसास दिला सकती हूँ। यहाँ तक कहने के बाद कैरिश रुकी और दोबारा शहाबुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगी,
मैं आप पर सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैदान में उतरी हूँ, इसके अलावा मेरी कोई गरज व आफियत नहीं है। मैं अब वापस जाती हूँ। साथ ही आपसे ये इल्तमास करती हूँ कि अगर इस इनफरादी मुकाबले से मुताल्लिक कोई तफसील आपसे पूछे तो आप ये कहिएगा कि एक लड़की आपके मुकाबले पर आई थी, पर आपने लड़की से मुकाबला करने से इनकार कर दिया। इस बिना पर यह इनफरादी मुकाबला ना हो सका और गौर खान के लश्कर से निकलने वाली लड़की वापस चली गई। कैरिश जब खामोश हुई तब शहाबुद्दीन कहने लगा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। अब तुम वापस जाओ। तुम्हारे लश्कर में अगर तुम्हारी सल्तनत के लश्करियों का सिपह सालार आला तानिको है तो उसे मेरे मुकाबले पर भेजो, या और कोई अहम सालार मौजूद है तो कम अज कम उसे तैगजनी के इनफरादी मुकाबले पर मेरे सामने आना चाहिए था। अब तुम जा सकती हो। मैं किसी भी मौजू पर मजीद तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं हूँ। शहाबुद्दीन का कहा मानते हुए कैरिश ने अपने घोड़े की बागें मोड़ी, उसे एड़ लगाते हुए अपने लश्कर की तरफ चली गई थी। शहाबुद्दीन वापिस अपने लश्करियों की तरफ हो लिया था। उसके बाद दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए। हमलावर होने में पहल गौर खान के लश्कर ने की थी और वो सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर पर बस्तियां खंडर करते, आग बरसाते अबरावर अपने आगाज व अंजाम दोनों में तहय्युर लिए आंधियों की तरह टूट पड़े थे। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों ने भी अपनी कार्रवाई करने में ताखीर से काम नहीं लिया और वो भी गौर खान के उस लश्कर पर जिस्मो जान का कर्ब बनते हमलावर हो गए थे। तिरमस शहर के नवाह में दोनों लश्कर अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े थे। गौर खान के लश्करी तिरमस शहर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह हर सूरत में तिरमस शहर पर कब्जा करने का तहैया किए हुए था। आखिर सिपहर के करीब गौर खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत कम को भागना नसीब हुआ और बहुत सौ को असीर बना लिया गया था। चूंकि सुल्तान के लश्कर ने गौर खान के लश्कर का खूब कत्लेआम किया था और बहुत कम को अपनी जानें बचाकर भागना नसीब हुआ था। इसके अलावा कुछ ने हथियार फेंककर अमान तलब की थी और उन्हें असीर बना लिया गया था। लिहाजा सुल्तान ने भागने वालों का ताक़ुब नहीं किया था। दुश्मन के पड़ाव की हर शय पर कब्जा करने के बाद आखिर सुल्तान फातेह की हैसियत से तिरमस शहर में दाखिल हुआ। जिस वक्त तिरमस के अकाबिर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों के इर्द गिर्द हजूम किए सुल्तान को उस फतह पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे, उस वक्त एक छोटा सालार बड़ी तेजी से सुल्तान के करीब आया और धीमे से लहजे में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन राजदारी के साथ। सुल्तान अपने सालार के अल्फाज पर मुस्कुराया। उसे जब कुछ कहने की इजाजत दी तब वो सुल्तान के नजदीक होकर बड़ी धीमी सरगोशी में सुल्तान से कुछ कहने लगा था। जब तक वो सरगोशी करता रहा सुल्तान मुस्कुराता रहा। तब सुल्तान के कहने पर वो सालार वहां से हटकर चला गया। तब कुछ देर तक वहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने करीब खड़े शहाबुद्दीन मसूद की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। फिर हाथ के इशारे से सुल्तान ने शहाबुद्दीन को करीब आने के लिए कहा। शहाबुद्दीन जब सुल्तान के करीब गया तब शहाबुद्दीन का बाजू पकड़कर सुल्तान ने उसे मजीद अपने करीब किया और फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट में सुल्तान शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, दुश्मन के जो लश्करी असीर बनाए गए हैं उन असीरों में गौर खान की 2 बेटियां भी हैं। यह अभी थोड़ी देर पहले जो अपना सालार आया है उसने यही इत्तला मुझे दी है। गिरफ्तार होने वाली गौर खान की बेटियों में से एक का नाम जोजन बताया गया है, दूसरी का नाम कैरिश, और वो दोनों तुमसे मिलना चाहती हैं। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका। थोड़ी देर तक फिर मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन मसूद की तरफ देखता रहा। दोबारा बोल उठा, इब्ने मसूद, मुझे ये भी बताया गया है कि वो दोनों लड़कियां असीर बनाई नहीं गई बल्कि बनी हैं। अगर वो भागना चाहती तो भाग सकती थी। वो खुद असीर इसलिए बनी है कि तुमसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हैं। मेरे ख्याल में उनमें से एक लड़की तो वो है जो तुम्हारे साथ इनफरादी मुकाबले के लिए निकली थी और तुमने एक लड़की से मुकाबला करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुकाबले के लिए नहीं उतरी थी, इसलिए कि जो सालार थोड़ी देर पहले आया है उसने दौरान गुफ्तगू मुझे यही इशारा दिया है कि इनफरादी मुकाबले के दौरान वो लड़की किसी और ही मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए आई थी, लेकिन तुमने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। बहरहाल अब हम जबकि दुश्मन को शिकस्त दे चुके हैं, तिरमस शहर पर कब्जा भी कर चुके हैं और गौर खान के पड़ाव पर कब्जा करके उसके बहुत से लश्करियों को असीर बना चुके हैं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि पहले जाकर उन दोनों लड़कियों से मिलो, और फिर मैं तुम्हें यह भी इजाजत देता हूं कि गौर खान के जिस कदर लश्करी उन लड़कियों समेत असीर बनाए गए हैं तुम उन्हें आजाद करके वापस जाने की इजाजत दे सकते हो। उस मौके पर सुल्तान अलाउद्दीन फिर रुका। इस बार कुछ इस्तफहामिया से अंदाज में इब्ने मसूद को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, क्या उन 2 में से कोई एक तुम्हें चाहने तो नहीं लगी जो इनफरादी मुकाबले के लिए निकली थी? तो क्या वो अपने जज्बात ही का इजहार करने तो नहीं आई थी? शहाबुद्दीन मुस्कुराया। फिर कैरिश से होने वाली गुफ्तगू की तफसील उसने दबे दबे अल्फाज में सुल्तान से कह दी थी। इस पर सुल्तान फिर मुस्कुराया, कहने लगा, इब्ने मसूद, मेरे बेटे,
तुम खुशकिस्मत हो कि गौर खान की लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है। देखो, उसे मिलो। मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें नसीहत करता हूँ कि उससे सख्त कलामी ना करना, नरम रवि से पेश आना और फिर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान जब रुका तब शहाबुद्दीन मसूद कुछ देर तक सोचता रहा, यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे मुखातिब किया। अब किन सोचों में पड़ गए हो? शहाबुद्दीन मसूद चौंक उठा। सुल्तान मोहतरम, दरअसल बात यह है कि दरियाए आमू के किनारे जिन बस्तियों को मैंने आबाद किया था, उन बस्तियों के सरदार का नाम हस्सामुद्दीन है। उसकी एक बेटी है, नाम उसका सदूरा है। वहां कयाम के दौरान वो मेरी तरफ माइल हो गई थी और फिर जिस वक्त मैं तातारियों के बादशाह कशली खान का मुकाबला करने के लिए वहां से निकलकर आपकी तरफ आने वाला था, तो उस लड़की के यहाँ जो औरत खादिमा की हैसियत से काम करती थी, उसने मुझ पर उस लड़की की मोहब्बत का इंकशाफ किया। उसके बाद वो लड़की खुद भी मुझसे मिली और इजहार मोहब्बत किया। अब आप ही बताएं, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूं? सुल्तान ने हल्का सा एक कहकहा लगाया, कहने लगा, शहाबुद्दीन मसूद, तुम भी मोहब्बत के मामले में मुझे कुछ खामकार लगते हो। देखो, अगर हस्सामुद्दीन की बेटी तुम्हें पसंद करती है और इसके अलावा गौर खान की बेटी कहरिश भी तुम्हें चाहती है, तो इसमें परेशान और मुस्तरिब होने की कौन सी बात है? मेरे अजीज, लोग तो 8-8, 9-9 शादियां कर लेते हैं और तुम 2 लड़कियों से मोहब्बत करते हुए शर्मा रहे हो, परेशानी का इजहार कर रहे हो। देखो, सदूरा अपनी जगह है, कैरिश अपनी जगह है। अगर तुम्हें अपनी जात का मरकज बनाकर ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ रहने पर आमादगी जाहिर कर देती हैं, तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम जाओ, गौर खान की उन दोनों बेटियों से मिलो, फिर देखो वो क्या कहती हैं। जो सालार मुझे ये इत्तला देने आया था, मैंने उसे ये कह दिया है कि वो शहर पनाह के शर्की दरवाजे की तरफ जाए। वहां जो मुहाफिजों के लिए कमरे बने हुए हैं, उनमें से एक कमरा खाली करा के इज्जत के साथ उन दोनों बहनों को वहां बिठाए और वहीं जाकर तुम उनसे गुफ्तगू करो। सुल्तान के कहने पर शहाबुद्दीन वहां से हट गया था। फिर वो तिरमज शहर की फसील के शर्की दरवाजे की तरफ गया था। जब वो दरवाजे के करीब गया तो उसने देखा कि जो सालार सुल्तान की तरफ थोड़ी देर पहले गया था, वो वहां एक दरवाजे के सामने खड़ा था। शहाबुद्दीन को आते देखते ही उस सालार ने मुस्कुराते हुए एक दरवाजे की तरफ इशारा किया था और शहाबुद्दीन चुपचाप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था। शहाबुद्दीन ने देखा अंदर एक नशिस्त पर जोजन और कैरिश दोनों फिक्रमंद और परेशान सी बैठी हुई थी। जो ही शहाबुद्दीन उस कमरे में दाखिल हुआ, दोनों फौरन उठ खड़ी हुई। शहाबुद्दीन उन दोनों के सामने आया, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, आप दोनों को मेरे लिए उठना नहीं चाहिए था, बैठे। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर दोनों को कुछ ढारस हुई। फिर दोनों बहनें बैठ गईं, यहां तक कि जोजन ने गुफ्तगू का आगाज किया। अमीर शहाबुद्दीन, ये कैरिश है, आप इसे जानते हैं, शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे। जोजन अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि शहाबुद्दीन बोल उठा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कैरिश की बड़ी बहन हो, नाम तुम्हारा जोजन है। जोजन मुस्कुराई, कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, कम अज कम आप मुझे भी जानते हैं। दरअसल बात यह है कि हम असीर बनाई नहीं गई, बनी है। अगर हम दोनों बहनें भागना चाहती तो अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि हम दोनों बहनें आपसे मिलना चाहती थी। जो गुफ्तगू मैं करना चाहती हूँ उसकी इब्तिदा करने से पहले मैं आप पर यह इंकशाफ कर दूं कि जिस लश्कर के साथ आपका टकराव हुआ है, इसमें ना हमारा बाप शामिल है, ना हमारे लश्करियों का सिपह सलार आला और ना हमारा कोई दूसरा अजीजो अकारीब शामिल हुआ है। हम दोनों बहनें इस लश्कर में खास मकसद के तहत शामिल हुई थी और मकसद सिर्फ ये था कि कैरिश की आपसे मुलाकात हो जाए, इसलिए कि ये आपको पसंद करती है। जोजन जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन मसूद कहने लगा, गौर खान की बेटी, ये कैसी अजूबा और अनहोनी सी बात है कि एक ऐसी लड़की जो कुछ अरसा पहले मेरा सर काटने के दर पे थी, एक ऐसी लड़की जो मुझसे अपने मंगेतर की मौत का इंतकाम लेना चाहती थी, एक ऐसी लड़की जो अपने मंगेतर की वजह से बल्कि उसके साथ मिलकर मुझे असीर बनाकर, जंजीरें पहनाकर और गधे पर बिठाकर अपने मरकजी शहर अखलात में फिराने की ख्वाह थी, वो किस तरह मोहब्बत का बार और बोझ लिए मेरे करीब आ गई। क्या ये बात तुम्हें भी नामुमकिन सी नहीं लगती? जब तक शहाबुद्दीन बोलता रहा, जोजन और कैरिश दोनों बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही। शहाबुद्दीन के खामोश होने पर जोजन बोल उठी, ये नामुमकिन नहीं है। देखिए अमीर, मोहब्बत एक जज्बा है, इसी तरह नफरत भी एक जज्बा है, और ये दोनों जज्बे कभी कभी एक दूसरे से जज्ब होकर और अपनी हालत में तब्दीली भी कर लेते हैं। यही कुछ मेरी बहन कैरिश के साथ भी हुआ। जब तक ये आपके यहाँ असीर नहीं हुई थी, उस वक्त तक वाकई आपसे इंतकाम लेने के दर पे थी, लेकिन उस वक्त भी यह आपकी बहादुरी और जुर्रतमंदी और तेगजनी में आपकी महारत से मुतासिर थी। लेकिन जब ये आपके यहाँ असीर हुई तो आपके अखलाक, आपके रहन सहन से ऐसी मुतासिर हुई कि आपसे मोहब्बत कर बैठी। अब इस बेचारी की हालत देखें, सिर्फ आपसे मिलने की खातिर लश्कर में शामिल हुई और मुझे भी साथ लेकर आई।
यहाँ तक कहने के बाद जोजन रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, मैं जानती हूं इन हालात में आप कैरिश के तर्ज अमल पर एतमाद और भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूं। अमीर, पहली बार जब आप हमारे मरकजी शहर अखलात में एक सफीर की हैसियत से आए थे और सफारत का फर्ज अदा करने के बाद जब वापस जाने लगे तो क्या दरियाए आमू के करीब किसी ने आपकी राह रोकी थी? जोजन के उस इंकशाफ पर शहाबुद्दीन चौंका, अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, हाँ रोकी थी। जोजन फिर बोल उठी, दरअसल जिन लोगों ने आपकी राह रोकी थी वो आपको इस कदर जख्मी करना चाहते थे ताकि आप पुल को अबूर करने के बाद अपने इलाकों में जाकर दम तोड़ दें। दरअसल जिन लोगों ने राह रोकी थी उन्हें मेरे बाप से मशवरा करने के बाद कैरिश के मरने वाले मंगेतर बेदू खान ने भेजा था। बेदू खान क्योंकि तैगजनी के मुकाबले में आपसे हार गया था, लिहाजा अपनी हार का वो आपसे इंतकाम लेने के दर पे हो गया था। अमीर, उस मौके पर यह भी याद रखिए कि क्या राह रोकने वाले आप पर हमलावर हो सके थे? क्या उनके हमलावर होने से पहले ही कुछ लोगों ने तीरंदाजी करके आपकी हिफाजत की खातिर उनका काम तमाम नहीं कर दिया था? और जिन लोगों ने तीरंदाजी करके राह रोकने वालों को मौत के घाट उतार दिया था वो कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरकर आपसे मिले भी थे। और जब आपने उनसे पूछा था कि उन्होंने आपकी हिफाजत क्यों की और उन्हें किसने ऐसा करने के लिए कहा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि फिलहाल वो नहीं बताएंगे कि किसने ऐसा करने के लिए कहा था। जोजन रुकी, कुछ देर बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, अमीर, उन लोगों को ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। ऐसा करने के लिए मैंने किसी से मशवरा नहीं किया था, ना मेरे बाप को पता था, ना ही मेरी ये बहन कैरिश जानती थी। इसके अलावा भी कोई नहीं जानता था कि मैंने आपकी हिफाजत के लिए ये सामान किया है। ऐसा करके मैं आप पर कोई एहसान नहीं करना चाहती थी, ना मुझे ये ख्याल था कि आने वाले दौर में कभी मुझे इस बात को आपके सामने दोहराना पड़ेगा। उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात थी कि आप जैसे अच्छे तैगजन, जुर्रतमंद और दलेर शख्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप जैसे तैगजन की कदर की जानी चाहिए। इस बिना पर मैंने अपने खास आदमियों को आपकी हिफाजत के लिए रवाना किया। जोजन जब खामोश हुई तो तब शहाबुद्दीन कहने लगा, जिस तरह तुम्हारी शख्सियत पुरकशिश, जिस तरह तुम खूबसूरत और हसीन हो, इस तरह तुम्हारी गुफ्तगू में भी एक जज्ब है। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता समरकंद के हाकिम उस्मान खान के साथ तय कर रखा है। मैं समझता हूँ उस्मान खान खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी बाएतमाद और काबिल भरोसा लड़की नसीब हो रही है। उस मौके पर कैरिश मुस्कुराई और कहने लगी, आप मानेंगे कि मेरी बहन जोजन मुझसे भी कहीं खूबसूरत और हसीन है। साथ ही जोजन ने कैरिश की बात काट दी, कहने लगी, अमीर, बुरा ना मानिएगा, मेरे बाप ने उस्मान खान के साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन इस मौके पर मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर उस्मान खान के साथ मेरा रिश्ता बरकरार भी रहता तब भी मैं उस्मान खान की निस्बत आपको ज्यादा खुशकिस्मत ख्याल करती। कैरिश आपसे मोहब्बत करती है। मेरा तो सिर्फ उस्मान के साथ रिश्ता तय हुआ था। मैंने उस्मान खान को देखा जरूर है, कभी उससे मोहब्बत नहीं की, ना उससे कभी मेरी मुलाकात हुई, ना ही हम दोनों ने बाहम गुफ्तगू की। लेकिन कैरिश का मामला मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो बेचारी अपने मरकजी शहर से तिरमस सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आई, और फिर जिस वक्त ये इनफरादी मुकाबले के लिए निकल रही थी उस वक्त सारे सालारों ने इसे मना किया था, लेकिन इसने ये बहाना बनाया था अगर मुसलमानों के सालार के मुकाबले में कोई नहीं निकल रहा तो इसे तो निकलना ही पड़ेगा। ऐसा ये सिर्फ आपसे मिलने के लिए कर रही थी, और जब मुकाबले से ये वापस आई तो इसने लोगों से ये कह दिया कि मुसलमानों के उस सालार ने एक लड़की के साथ मुकाबला करने से इनकार कर दिया। जोजन रुकी, फिर दोबारा कह रही थी, मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगी, इजमाल से कहूंगी कि कैरिश कभी किसी भी मौके पर आपको धोखा नहीं देगी। यह आपसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती है, इसकी मैं आपको यकीन दहानी कराती हूँ। अगर ये किसी भी मौके पर आपसे धोखा और फरेब करे तो आप मुझसे अहद ले लें, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और इसकी गलती पर आप मेरी गर्दन काट सकते हैं। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, तब शहाबुद्दीन गहरी सोचों में डूब गया था। इस दौरान कैरिश तफक्कुर भरे अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। जोजन कभी शहाबुद्दीन की तरफ देख रही थी, कभी उसकी निगाहें कैरिश पर जम जाती थी। यहां तक कि जोजन ने फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, आप कहाँ खो गए हैं? दरअसल मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला है और उलझन है। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू का क्या जवाब दूं। उस मौके पर कैरिश पहली बार बोली और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये उलझन सदूरा की वजह से है? शहाबुद्दीन ने चौंकने के अंदाज में कैरिश की तरफ देखा, कहने लगा, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? कैरिश बोल उठी, जब मैं आपके यहाँ असीर थी तो सदूरा मुझसे मिलती रही थी। जिस अंदाज में वो आपकी तारीफ करती रही है या आपसे गुफ्तगू करती थी, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो आपका कुर्ब चाहती है, आपसे मोहब्बत करती है। अब जो आप उलझन में पड़े हुए हैं तो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस सिलसिले में आप सदूरा से क्या कहेंगे।
मेरे ख्याल में यकीनन उसने भी आप पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा। शहाबुद्दीन कहने लगा, कैरिश, इस सिलसिले में तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। उसने वाकई अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और मैं कभी उसको धोखा नहीं दूंगा। मैंने कब कहा कि उसको धोखा दें? क्या मैं और सदूरा एक साथ आपके साथ नहीं रह सकती? आप बेफिक्र रहिएगा। आपकी जिंदगी का साथी बनने से पहले मैं सदूरा से बात कर लूंगी। अगर उसने आपकी मोहब्बत में मुझे अपना शरीक बनाना चाहा तो मैं उसे अपने लिए सादत जानूंगी। अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मैं आपसे मोहब्बत करती रहूंगी, पर सारी उम्र शादी नहीं करूंगी। कैरिश के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन फिर चौंका था। कहने लगा, सदूरा एक अच्छी लड़की है, तुम्हारे सिलसिले में कोई एतराज खड़ा नहीं करेगी। बहरहाल तुम्हारे लिए दुश्वारियां जरूर हैं। तुम अपने हाथ से निकलकर कैसे हमारी तरफ आओगी? क्या तुम्हारा बाप पसंद करेगा कि तुम एक शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा इसलिए कि जोजन बोल उठी, अमीर, आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपकी गुफ्तगू से अब मुतमईन हूं। कम से कम आप इसको नापसंद नहीं करते। अगर सदूरा मान गई तो आप इसे भी अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम दोनों बहनें वापस जाएंगी, वक्त का इंतजार करेंगी। अगर हालात ने हमारे हक में करवट ली तो फिर बहुत अच्छा। अगर हालात इसी तरह रहे जैसे हैं तो फिर कैरिश कोई मुनासिब मौका जानकर आपके पास चली जाएगी। जब आपके पास पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है आप इसे मायूस नहीं करेंगे। शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जोजन, मुतमईन रहो। अगर कैरिश वाकई मुझसे वफा करना चाहती है तो मैं इसे धोखा नहीं दूंगा। इसकी कदर करूंगा। इसकी चाहत और इसकी मोहब्बत को एक कीमती और नायाब गोहर समझकर कबूल करूंगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर कैरिश की खुशी और तमानियत की कोई इंतहा ना थी। उस मौके पर जोजन फौरन हरकत में आई। अपने लिबास के अंदर से उसने छोटी सी एक खुरजीन निकाली, उसका मुंह खोला, उसमें से उसने जवाहरात जड़ी 3 इंतहाई कीमती अंगुश्तियां निकाली। फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, चूंकि कैरिश की मोहब्बत को कबूल कर रहे हैं, बल्कि कैरिश को अपनी जिंदगी के साथी की हैसियत से भी कबूल कर रहे हैं। कैरिश मेरी छोटी बहन है, लिहाजा आज से आप मेरे छोटे भाई हैं। इस नाते से अपना हाथ आगे बढ़ाएं। उसके साथ ही जोजन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर शहाबुद्दीन का हाथ पकड़ा और फिर छोटी सी चरमी खुरजीन उसने उसके हाथ पर उलट दी थी। उस खुरजीन से 3 जवाहरात जड़ी इंतहाई कीमती अंगुश्तियां शहाबुद्दीन की हथेली पर आ गई थी। उन्हें शहाबुद्दीन देखकर चौंका। जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बहन, ये क्या है? जोजन ने एकदम आगे बढ़कर शहाबुद्दीन के सर को बोसा दिया। बहन, कहने पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये 3 अंगूठियां हैं। ये हम दोनों बहनें सलाह मशवरा करके अपने मरकजी शहर अखलात से लेकर चली थी। अब आप इन 3 में से एक कैरिश को पहना दें, एक खुद पहनिए और एक अपने पास रखें। जब वापिस जाएं तो सदूरा को पहुंचा दे। इस तरह इन अंगूठियों की वजह से आप तीनों के दरमियान एक ताल्लुक, एक वास्ता, एक रिश्ता और राब्ता कायम हो जाएगा। उस मौके पर बड़े गौर से शहाबुद्दीन ने अपने सामने बैठी कैरिश की तरफ देखा। उसकी निगाहें भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। फिर जोजन को मुखातिब करके शहाबुद्दीन बोल उठा, जोजन, पहले कैरिश से पूछ लो कि क्या इस तजवीज से मुत्तफिक है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर कैरिश तड़प सी गई थी। अपनी जगह पर पहलू बदल कर बैठी, फिर बड़ी बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए कहने लगी, ये तजवीज़ मेरी है और सिर्फ अल्फाज मेरी बहन जोजन के हैं, और अखलात से तिरमज शहर आने से पहले इन अंगुश्तरियों का इंतखाब भी मैंने ही किया था। कैरिश जब खामोश हुई तब पहले की निस्बत ज्यादा अपनायत में शहाबुद्दीन जोजन को मुखातिब करके बोल उठा, जोजन, इस सिलसिले में तुम्हारा किरदार अपनी छोटी बहन के लिए काबिल तारीफ, लेकिन तुम्हारा इसका साथ देने के बावजूद इस सिलसिले में बहुत सी उलझने और बहुत से मसाइल खड़े हो सकते हैं। एक बात याद रखना, तुम दोनों बहनों के माँ बाप कभी किसी भी मौके पर यह पसंद नहीं करेंगे कि कैरिश को मुझ जैसे शख्स से ब्याह दिया जाए। शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए कैरिश बोल उठी थी, क्या हुआ आपको? क्या आपको कांटे लगे हैं जो दूसरों को चुभ जाएंगे? कैरिश के उस बेसाख्ता अल्फाज पर शहाबुद्दीन हंस दिया, फिर कहने लगा, कैरिश, तुम मेरी बात का मुद्दा जानने की कोशिश करो। पहले जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनो, इसके बाद जवाब देना। जोजन, तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता उस्मान खान से मुनक़ते कर दिया है। जहां तक मेरी हैसियत है वो तो उस्मान खान से भी बदतर है। मैं तो तुम दोनों के बाप की निगाहों में एक मुजरिम शख्स हूं। अब तुम दोनों का बाप कैसे और किस तरह पसंद करेगा कि मेरे जैसे शख्स के हाथ में कैरिश का हाथ दे दे? इसके अलावा कैरिश, मैं तुमसे अपने हालात छुपाऊंगा नहीं। तुम्हें अभी तक किसी ने मेरी जिंदगी के मुतालिक तफसील से नहीं बताया होगा। शहाबुद्दीन के खामोश होने पर बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी का इजहार करते हुए कैरिश कहने लगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मुतालिक तफसील से जानती हूँ और मजीद मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। क्या जानती हो तुम? गौर से कैरिश की तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन ने पूछ लिया था।
उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम कैरिश के चेहरे पर नमूदार हुआ था। कहने लगी, आप इस मौके पर यकीनन मुझे ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी इब्तदाई जिंदगी में गुलाम थे, एक जंग में अपनी कारगुजारी की वजह से सुल्तान ख्वारज़म शाह की निगाह में आ गए और सालार बना दिए गए। आप मुझे ये भी कहना पसंद करेंगे कि आपके पास अपनी कोई रिहाइश नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इन बातों से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। ये तफसील जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं उस वक्त से जानती हूँ जिस वक्त मैं आपके पास असीर हुई थी। ये सारी बातें मुझे मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान ने बताई थी। मैं उनकी ज़ात को भी बेहद पसंद करती हूँ। उनके अंदर एक आजिज़ी और इंकसारी है। जहां तक आपकी ज़ात का ताल्लुक है, मुझे आपका साथ देना है। अच्छे हों बुरे हों, आपके साथ रहूंगी। जहां भी रखेंगे रह लूंगी। कोई तकाजा, कोई मांग नहीं करूंगी। कैरिश के खामोश होने पर जोजन ने कहना शुरू किया था, शहाबुद्दीन मेरे भाई, कैरिश ठीक कहती है। ये आपसे कुछ नहीं मांगेगी। इसने आपकी ज़ात को चाहा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहती। अब मुस्तकबिल का लाहे अमल जो मेरे सामने आता है वो कुछ इस तरह होगा कि अभी मैं और कैरिश वापस चली जाएंगी, हालात का जायजा लेती रहेंगी। अगर हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उसके अंदर रहते हुए आप और कैरिश एक हो जाएं, तो मैं समझती हूँ ये हमारी खुशकिस्मती की इलामत होगी। और अगर दूरियां बढ़ती रहीं, तनाव पैदा होता रहा, आप दोनों के मिलने की कोई उम्मीद दिखाई ना दी, तब मैं अपनी छोटी बहन कैरिश के साथ हूँ। फिर हम दोनों मिलकर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेंगी कि कैरिश आपके पास चली आए। एक बार कैरिश अपने इलाकों से निकलकर आपके पास पहुंच गई तो फिर ये महफूज हो जाएगी, कोई इस पर गिरफ्त नहीं कर सकेगा। और यही कैरिश का मुद्दा भी है। अब आप मेरे कहने पर अमल करें। जो 3 अंगुष्ठियां आपके पास हैं, उनमें से एक आप अपने हाथ से कैरिश को पहनाएं, दूसरी अंगूठी कैरिश आपको पहनाएगी, तीसरी अंगुष्ठी आप ले जाकर सदूरा को पहना दीजिएगा और इन सारे हालात से उसे आगाह भी कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मासूम बच्ची इस सिलसिले में किसी अंधेरे और तारीकी में रहे। जोजन की उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन खुश हो गया था। फिर अपनी हथेली पर रखी हुई उन 3 अंगूठियों में से एक उसने उठाई। लम्हा भर के लिए उसने बड़े गौर से कैरिश की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब किया, कैरिश अपना हाथ आगे करो। कैरिश ने फौरन अपना हाथ आगे किया और शहाबुद्दीन ने उसे एक अंगुष्तरी पहना दी थी। साथ ही शहाबुद्दीन ने कैरिश का हाथ थामे रखा, जबकि कैरिश ने भी सुपुर्दगी के अंदाज में अपना हाथ शहाबुद्दीन के हाथ में देते हुए मुसलसल उसकी तरफ मोहब्बत के साथ देखना शुरू कर दिया था। यहां तक कि शहाबुद्दीन ने उसे मुखातिब किया, कैरिश ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ताल्लुक और एक रिश्ते का अहद है। मैं इस मौके पर तुम्हें यकीन से कहता हूं कि मैं कभी इस अहद को तोड़ूंगा नहीं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर कैरिश खुश हो गई थी। अपना हाथ उसने शहाबुद्दीन के हाथ में रहने दिया और कहने लगी, आप मेरी तरफ से भी बेफिक्र रहिए। कैरिश अपने आखिरी दम तक और अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ वफादार और मुखलिस रहेगी। साथ ही शहाबुद्दीन ने कैरिश का हाथ छोड़ दिया। फिर दोनों बहनों को मुखातिब करके कहने लगा, पहले यह कहो कि तुम दोनों ने खाना खाया है कि नहीं। जवाब में जोजन मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपका छोटा सालार जो हमें यहाँ बिठा कर गया है, उसने हमारी बेहतरीन तवाज़ो की है, हमारे खाने का भी एहतमाम किया है, बल्कि हमारे लश्कर के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी भी बेहतरीन तवाज़ो की गई है। जोजन के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन खुश हो गया था। दोबारा उसे मुखातिब किया, अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ चंद दिन रहना पसंद करोगी या कूच करोगी, इसलिए कि जंग के दौरान तुम्हारे लश्कर के जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें आज़ाद किया जा रहा है, वो आज यहाँ से कूच कर जाएंगे। इस बार जोजन की बजाय कैरिश शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, उन लोगों के आज़ाद होने के बाद हम दोनों बहनों का यहाँ कायम करना खतरे से खाली नहीं। हम पर शक व शुबा किया जाएगा। हम दोनों बहनें जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद हम अहसन तरीके से हासिल कर चुकी हैं। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि कैरिश इस सिलसिले में जिंदगी भर आपकी ममनून और शुक्रगुजार रहेगी। उसके साथ ही शहाबुद्दीन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। दोनों बहनें शहाबुद्दीन के साथ हो ली। शहाबुद्दीन उस समत गया जहां जंग में गिरफ्तार होने वालों को रखा गया था। फिर शहाबुद्दीन ने जब उन्हें आज़ाद करके वापस जाने की इजाज़त दे दी, तब वो लोग बेपनाह खुशी का इजहार करने लगे थे। और जब उन्हें यह खबर दी गई कि जंग के दौरान उनके बादशाह की दोनों बेटियां भी गिरफ्तार हो गई थी, उन्हें भी बाइज्जत तौर पर रिहा किया जा रहा है, तो उनकी खुशी में मजीद इजाफा हो गया था। इस तरह जंग में गिरफ्तार होने वालों के साथ जोजन और कैरिश दोनों बहनें तिरमज शहर से रवाना हो गई थी। बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराते हुए हस्सामुद्दीन की हवेली में दाखिल हुआ था। सहन में थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा, हस्सामुद्दीन, हस्सामुद्दीन, कहाँ हो तुम? बिलाल बिन सुलेमान की आवाज सुनकर सदूरा और समारा दोनों बड़ी तेजी से हवेली के सुकूनती हिस्से से बाहर सहन में निकल आई थी। सदूरा बड़ी अकीदत में बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके पूछने लगी, बिलाल बिन सुलेमान, खैरियत तो है? पहले तो आपने कभी इस तरह सहन में खड़े होकर मेरे बाप को नहीं पुकारा था।
आज इस तरह आप अजनबियों की तरह आवाजें क्यों दे रहे हैं? पहले की तरह आपको चाहिए था कि हवेली में दाखिल होने के बाद सीधे दीवान खाने का रुख करते, इसलिए कि बाबा इस वक्त वहीं बैठे हुए हैं। यहां तक कहते कहते सदूरा को रुक जाना पड़ा, वो इसलिए कि उस वक्त तक हसामुद्दीन भी दीवान खाने से निकलकर बाहर आ गया था। बिलाल बिन सुलेमान उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। कुछ कहना चाहता था कि इतनी देर हसामुद्दीन जो उसके करीब आ चुका था वो भी गौर से बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने सुलेमान, तुम्हारे चेहरे के तासुरात बताते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आए हो। देखो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो यहाँ खड़े खड़े मत कहना, बात का लुत्फ खराब हो जाएगा। आओ दीवान खाने में बैठते हैं, फिर तफसील से बताना कि तुम क्या बताने आए हो। उसके साथ ही हसामुद्दीन मुड़ा। बिलाल बिन सुलेमान भी मुस्कुराते हुए उसके साथ हो लिया था, जबकि समारा और सदूरा उन दोनों के पीछे हो ली थी। चारों जब दीवान खाने में बैठ गए तब हसामुद्दीन ने बड़े गौर से बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखते हुए पूछ लिया, मेरे भाई, अब बता तेरा चेहरा किस अच्छी खबर से खिला हुआ है? जवाब में एक मुस्कुराती हुई निगाह पहले बिलाल बिन सुलेमान ने सदूरा और समारा दोनों पर डाली, फिर हसामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, हसामुद्दीन, मैं दरअसल आज तुम्हारा एक शिकवा, तुम्हारी एक शिकायत रफा करने के लिए आया हूँ। देखो, जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तिरमज शहर फतह करके गौर खान के हवाले कर दिया था तो तुम्हें उसका बड़ा दुख, बड़ा सदमा, बड़ा गम और बड़ा मलाल हुआ था, और तुमने 2 दिन तक खाना भी सही तरीके से नहीं खाया था, अफसुर्दा और गमगीन रहने लगे थे, और तुम्हें शिकवा यह था कि आखिर इतना अच्छा शहर फतह करने के बाद उसे तश्त में सजाकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान के हवाले क्यों कर दिया? अगर ऐसा ही करना था तो शहर को फतह करने की जरूरत ही क्या थी? तुमने ये भी कहा था कि इससे आलम इस्लाम में एक तरह की दिलशिकनी और बददिली फैलेगी। अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी और नई खबर लेकर आया हूं। यहां तक कहने के बाद बिलाल बिन सुलेमान रुका और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, हसामुद्दीन मेरे अजीज, सुल्तान ने जो शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर को यहां से अपने पास बुला लिया था तो उसने ये काम ऐसे ही बगैर सोचे समझे और आंखें बंद करके नहीं किया था। वो दरअसल अपने दोनों सालारों से काम लेना चाहता था। आज जो खबर मुझे यहाँ सुल्तान के सालार अगलमिश ने बताई है वो ये कि सुल्तान ने मुसलमानों के शिकवे दूर कर दिए हैं। सुल्तान ने जो तिरमज शहर को फतह करके गौर खान के हवाले कर दिया था, गौर खान ने शहर की हिफाजत के लिए खासा बड़ा लश्कर रखा था। उसकी परवाह किए बगैर सुल्तान एक होलनाक कुव्वत के अंदाज में तिरमज शहर में हमलावर हुआ। वहां गौर खान का जो लश्कर था उसे सुल्तान ने बदतरीन शिकस्त दी है और वो लश्कर अपने मरकजी शहर अखलात की तरफ भाग गया है और तिरमज शहर पर सुल्तान अलाउद्दीन का कब्जा हो गया है। हसामुद्दीन, मैं तुम्हें भी कहा करता था कि अगर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तिरमज शहर को फतह करके खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान के हवाले किया है तो उसमें भी अलाउद्दीन की कोई सियासी चाल है। हसामुद्दीन मेरे भाई, आज तुमने देख लिया कि सुल्तान अपनी उस सियासी चाल में पूरी तरह कामयाब रहा है। उसने न सिर्फ तिरमज शहर पर हमलावर होकर वहां गौर खान के लश्कर को शिकस्त देकर उसकी ताकत और कुव्वत की कमर तोड़ दी है, बल्कि तिरमज शहर पर कब्जा करके एक बार फिर उसने इस्लाम का सर बुलंद कर दिया है। यह खबर सुनकर जहां हसामुद्दीन बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था वहां समारा और सदूरा के चेहरों पर भी खुशियां ही खुशियां और मुसरत ही मुसरत थी। आखिर हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं? तुम हमें सारे वाकयात तफसील के साथ सुनाओ। बिलाल बिन सुलेमान ने अपने होंठों पर जबान फेरी। उसके बाद वो तफसील उन तीनों से कह रहा था जो अगलमिश ने उसे कही थी। तफसील जानने के बाद खुशकुन अंदाज में हसामुद्दीन कहने लगा, हमारे सुल्तान ने बहुत अच्छा किया जो गौर खान के सफीरों को न सिर्फ अच्छा सबक सिखाया बल्कि गौर खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर तिरमज शहर भी उससे छीन लिया। इब्ने सुलेमान, अब यह कहो कि इस वक्त सुल्तान और शहाबुद्दीन मसूद के अलावा मंसूर और दीगर सालार अपने लश्कर के साथ कहाँ है? हसामुद्दीन के उस इस्तफसार पर बिलाल बिन सुलेमान पहले की तरह खुशकुन अंदाज में कहने लगा, जो तफसील मुझे अगलमिश ने बताई है उसके मुताबिक तिरमज शहर को फतह करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन और उसके सालार अपने लश्कर को लेकर बुखारा का रुख करेंगे। अगलमिश ने मुझे यह भी बताया था कि सुल्तान ये इरादा रखता है कि तिरमज के बाद वो अपने लश्कर के साथ बुखारा का रुख करेगा। हसामुद्दीन मेरे भाई, बुखारा और समरकंद हमारे वो अजीम शहर हैं जो एक अरसे से गौर खान के तसल्लुत में चले आ रहे हैं। अगलमिश को मुखबिरों ने जो इतला दी है उसके मुताबिक सुल्तान अब अपने लश्कर के साथ तिरमज से निकलकर बुखारा का रुख करेगा। तिरमज की तरह बुखारा को फतह करके उस पर कब्जा करेगा। उसके बाद सुल्तान का इरादा समरकंद पर हमलावर होने का है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सुल्तान ने गौर खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर तिरमज शहर पर कब्जा किया है, इसी तरह सुल्तान खिता के तुर्कों से अपने शहर बुखारा और समरकंद भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। बिलाल बिन सुलेमान जब खामोश हुआ तब हसामुद्दीन किसी कदर संजीदगी में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बिलाल बिन सुलेमान, मैं अगलमिश से ये बात करता अच्छा नहीं लगता
किसी मुनासिब मौके पर बातों बातों में उससे ये जानने की कोशिश करना कि क्या अमीर शहाबुद्दीन के फिर इन इलाकों की तरफ आने की कोई उम्मीद और तवक्को है। इब्ने सुलेमान, मैं तो ये जान चुका हूं कि मेरी बेटी सदूरा शहाबुद्दीन मसूद को पसंद करती है और खुद शहाबुद्दीन भी सदूरा से मुतासिर है। ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे सालार की तवज्जो के मुस्तहिक हुए हैं जिसने आलम इस्लाम का नाम सर बुलंद रखने में नुमाया किरदार अदा किया है। अपने बाप हसामुद्दीन की उस गुफ्तगू से सदूरा की गर्दन झुक गई थी, इसी कदर शर्मा रही थी, ताहम उसके खूबसूरत लबों पर हल्का सा एक तबस्सुम भी था। यहाँ तक कि हसामुद्दीन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कह रहा था, इब्ने सुलेमान, मैं इरादा कर चुका हूँ कि अब की बार मुस्तकिल तौर पर या किसी मुहिम के सिलसिले में शहाबुद्दीन मसूद इधर आया तो मैं खुद सदूरा से मुतालिक उससे बात करूंगा। उस मौके पर सदूरा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए किसी कदर हल्की मुस्कुराहट में बिलाल बिन सुलेमान कहने लगा, मेरी बच्ची, तुम्हें इस तरह शर्मा कर उठने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा नाम अमीर शहाबुद्दीन मसूद के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। यह कोई एक तरफा मामला नहीं है। मेरी बच्ची, अगर तू उसकी जात में दिलचस्पी रखती है तो वो भी तुझे पसंद करता है। देख, यहां से शर्मा कर उठ भागने की जरूरत नहीं है। बिलाल बिन सुलेमान अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए सदूरा कहने लगी, इब्ने सुलेमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बाबा इस हकीकत से आगाह हैं। आप बैठकर बातें करें, खाने का वक्त हो रहा है, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं। उसके साथ जब सदूरा दीवान खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो समारा अपनी जगह से उठकर उसके साथ दीवान खाने से निकल गई थी। अखलात शहर के घुड़दौड़ के मैदान में खिताई तुर्कों का बादशाह गोर खान मैदान में दौड़ने वाले घोड़ों का जायजा ले रहा था। उस वक्त उसके पास उसके अहले खाना, अजीजो अकारिब और उसके सालार और अमायदीन सल्तनत खड़े हुए थे कि उसके दो मुखबिर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। जहां गोर खान सब लोगों के साथ खड़ा था, उससे थोड़े फासले पर वो अपने घोड़ों से उतर गए। उन दोनों को आते हुए गोर खान और सब लोगों ने देख लिया था, लिहाजा गोर खान तक पहुंचने के लिए उन दोनों के लिए एक रास्ता सा बना दिया गया था। गोर खान के सामने आकर दोनों ने अपने सर को खूब खम करते हुए गोर खान को ताजीम दी थी। उसके बाद वो सीधे खड़े हुए, यहां तक कि उनमें से एक गोर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, तिरमज शहर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का कब्जा हो गया है। आपने जो लश्कर तिरमज शहर की हिफाजत के लिए भेजा था, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उसे बदतरीन शिकस्त दी है। उस लश्कर में से बहुत से कट मरे, कुछ अपनी जानें बचाकर अखलात की तरफ भागे हैं और कुछ को अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गिरफ्तार कर लिया था। जिस वक्त हालात का जायजा लेने के बाद हम वहां से चले, उस वक्त तक अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने हमारे गिरफ्तार होने वाले लश्करियों को आजाद कर दिया था। सबसे बड़ी, सबसे मगमूम और अफसुर्दा खबर यह है कि उस जंग के दौरान आपकी दोनों बेटियां जोजन और कैरिश को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुसलमानों ने उनकी जान, उनकी इज्जत, आबरू की हिफाजत की और बड़े एहतराम के साथ उन दोनों को आजाद कर दिया। बाकी आजाद होने वाले लोगों और मुसल्लह जवानों के साथ कैरिश और जोजन भी अखलात ही का रुख कर रही हैं। तिरमज शहर हाथ से निकल जाने का गोर खान को बेहद दुख और गम हुआ। कुछ देर तक उसकी गर्दन झुकी रही, कुछ कह ना पाया। आखिर कुछ सोचते हुए वो आने वाले दोनों मुखबिरों को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इस बार दूसरा मुखबिर बोल उठा, मालिक, तिरमज शहर को फतह करने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ज्यादा फैलने का अज़्म कर चुका है। जिस वक्त तिरमज शहर के नवाह से हम आपकी तरफ रवाना हुए थे, उस वक्त तक तिरमज शहर के गिरदो नवाह में ये खबरें गर्दिश करने लगी थी कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अब बुखारा का रुख करेगा और तिरमज शहर की तरह बुखारा पर भी कब्जा करने के बाद शायद वो हमारे खिलाफ कोई और कदम उठाए। उस खबर ने गोर खान ही नहीं, वहां खड़े उसके सारे सालारों और अमायदीन सल्तनत को चौंका कर रख दिया था। उसके बाद गोर खान मजीद कुछ सोचता रहा, फिर उसकी निगाहें बारी बारी अपने लश्कर के सिपे सालार तानिको और अपनी बड़ी बेटी के शोहर और अपने दामाद फूना पर जम गई थी। कुछ देर तक उन दोनों का जायजा लिया, फिर तानिको को मुखातिब करके कह रहा था, तानिको, एक और लश्कर तरतीब दो और उसे ख्वारज़म शाह की राह रोकने के लिए रवाना करो। बुखारा पर कब्जा करना तो बहुत दूर की बात, ख्वारज़म शाह को बुखारा की तरफ पेशकदमी भी नहीं करने देनी चाहिए। फिलहाल मैं तुम्हें और फूना को अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने ज्यादा फैलने की कोशिश की तो फिर हम उस पर ऐसी ज़रब लगाएंगे कि उसे अपने मरकजी शहर ख्वारज़म तक कहीं भी पनाह लेने को जगह नहीं मिलेगी। जो लश्कर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की राह रोकने के लिए रवाना करो, उसके सालार से कहना कि अपने जो लश्करी वो तिरमज शहर के नवाह में शिकस्त खाने के बाद लौट रहे हैं या जिन्हें अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गिरफ्तार करने के बाद आजाद कर दिया है, उन सबको अपने लश्कर में शामिल करते हुए अपने साथ ले जाए। ताहम मेरी दोनों बेटियों जोजन और कैरिश को कुछ मुहाफिज दस्तों के साथ अखलात की तरफ रवाना कर दिया जाए। फूना, तुम भी तानिको के साथ जाओ, दोनों मिलकर लश्कर तैयार करो, उस पर एक सालार मुकर्रर करो और उसे फिलफौर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की राह रोकने के लिए रवाना कर दो। जिस लश्कर को रवाना करो, उसके सिपह सालार को ताकीद करना कि वो किसी भी सूरत अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को बुखारा की तरफ ना बढ़ने दे। गोर खान का यह हुक्म पाकर तानिको और फूना वहां से हट गए थे।
जबकि गौर खान फिर पहले की तरह घुड़दौड़ के मैदान की तरफ मुतवज्जे होने लगा था कि इतने में उसकी सल्तनत का कोई अहम रुकन उसके करीब आया। उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये मुसलमानों का सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह एक तरह से अपनी हदूद से बाहर होकर फैलना ही शुरू हो गया है। क्या यके बाद दीगरे हमारे इलाकों पर हमलावर होने और उन पर कब्जा करने के बाद उसके और उसके लश्करियों के हौसले बुलंद तो न हो जाएंगे? अपनी सल्तनत के उस कारकुन के उन अल्फाज पर गौर खान के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कहने लगा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को कुछ अरसा तक अपनी ललचाई तमन्नाओं में हवस के झकड़ों का खेल खेलने दो। ये नया नया हुक्मरान बना है और हुक्मरानी का नया नया नशा बहुत से नए काम करने पर बेबस और मजबूर कर देता है। हम हर खम ठोंक कर सामने आएंगे और इसके जज्बात और इसकी कामयाबियों को बर्फ के ढेर पर खून के निशान बनाकर इसके सामने पेश करेंगे तो यकीनन अपनी खूनी तमन्नाओं की तकमील को फरामोश कर बैठेगा। फिलहाल वो फैल रहा है और हम उसका तमाशा देख रहे हैं। जब हम अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ हरकत में आएंगे तो इसके सारे हुनर और कस्ब की रियासत को अपने पांव तले रौंद कर चौराहों में इसके लिए सलीबें खड़ी कर देंगे और इसके हाथों में कीलें ठोंक कर इसकी सारी फतुहात को इसकी नाकामियों में तब्दील करेंगे। यहां तक कहने के बाद गौर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, हम अपनी धरती के अमीन हैं और इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तिरमत शहर पर कब्जा करके पहली गलती की है। अब बुखारा की तरफ पेशकदमी करके अपने शीशा जान में जिंदगी भरेगा और अगर उससे भी बढ़कर उसने फैलने की कोशिश की तो हम अपनी तारीख के सुनहरे हरूफ को हरकत में लाएंगे और उस अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सागरे रूह में जहर भर कर रख देंगे। मेरे अजीज, ये जंग 2-4 बरसों नहीं सदियों के किस्सों का नाम है। अनकरीब तुम देखोगे कि यही अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह थक हार कर और अपनी ताकत और कुव्वत का जनाजा अपने कंधों पर लादे हमारे पांव पकड़ने पर मजबूर हो जाएगा। गौर खान की सल्तनत का वो कारकुन गौर खान की उस गुफ्तगू से खुश और मुतमईन हो गया था। फिर गौर खान हर चीज को फरामोश करके पहले की तरह मैदान में दौड़ते घोड़ों का बागौर जायजा लेने लगा था।